पिछले कुछ दिनों से हम लोग रोज सुबह उठते हैं और एजुकेशन सिस्टम का एक नया ग्लिच सुनते हैं। एंड बीइंग अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, देन उसके बाद क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो एसएम चेकिंग हुई है, उसके बाद जो सीयूईटी के सेंटर्स हैं इतनी दूर आए हैं, बच्चे इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ की वजह से। और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, अगर उनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके भी पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन क्या ये पेपर लीक पहली बार हुआ है या फिर एक कॉन्टिन्यूअस हिस्ट्री रही है इन पेपर लीक्स के बारे में? चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ लास्ट 20 ईयर्स के पेपर लीक स्कैंडल्स के बारे में, और जानते हैं कि इनके पीछे का रीज़न क्या था और गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। तो हमारे टाइमलाइन की शुरुआत होती है 2006 से। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो पेपर लीक हमारे सामने आता है वो भी एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक था, विच इज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश CPMT। इसमें पेपर लीक होता है और उसके बाद जब गवर्नमेंट को इस चीज़ की खबर लगती है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देता है कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ये जो केस है ये आज तक भी रिजॉल्व नहीं हो पाया, ये अभी भी चल रहा है, राइट। उसके बाद 2013 में सबसे बड़ा स्कैम होता है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, जो कि होता है मध्य प्रदेश के PMT टेस्ट में, और इसको हम पॉपुलरली व्यापम स्कैम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम में फ्रॉड्स किए जा रहे थे, पेपर को लीक किया जा रहा था और जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट्स को जो है बिठाया जा रहा था, या फिर बोगी सिस्टम चल रहा था जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो दूसरे बच्चे को चीटिंग कराता था। और बहुत सारा ऐसा जो सिस्टम है इस व्यापम स्कैम के अंदर हमारे सामने आता है। इसके बारे में मैं फिलहाल किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि ये जो व्यापम स्कैम था ये सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का स्कैम था, और इसमें भी पेपर लीक होने से लेकर और जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी हमारे सामने आई। उसके बाद आ जाते हैं 2014 पे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का CPMT का टेस्ट लीक हो जाता है, और अगेन दिस इज ऑल्सो अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया गया था और एलिगेशंस ये थे कि जो क्वेश्चन पेपर है उनको टैंपर किया गया है। देन कम्स 2015। यहाँ पर AIPMT का जो टेस्ट है विच इज ऑल्सो अ मेडिकल टेस्ट, जिसको आज के टाइम पर हम नीट के नाम से जानते हैं, वो भी लीक हुआ। एंड नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट था। अभी तक तो चलो 2013 14 में या 2006 में जो भी एग्जाम्स लीक हुए थे वो स्टेट के एग्जाम्स थे, लेकिन ये जो 2015 में AIPMT का एग्जाम लीक हुआ ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट था, जिसने लाखों करोड़ों बच्चे जो इस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे थे या फिर जिन्होंने अपने करियर के लिए इतना ज़्यादा सोचा था, इतनी लंबी तैयारी की थी, वो सब बच्चे सफ़र होते हैं। एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल करके रीटेस्ट का ऑर्डर दिया, राइट। उसके बाद आ जाते हैं 2017 में, जहां पर SSC CGL टायर 2 का एग्जाम जो है वो कैंसिल किया गया, उसका पेपर लीक हुआ था। एंड दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट, राइट। उसके है और इसमें CBI की इंक्वायरी भी बिठाई गई थी। फिर आ जाते हैं हम 2018 में, जहां पर क्लास 10th एंड क्लास 12th CBSE के दो पेपर्स लीक होते हैं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर लीक होता है एंड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 2018 के पेपर लीक का मैं भी एक पार्ट थी, बिकॉज मैं तब क्लास 10th में थी एंड मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई, बूम, हमें खबर मिलती है कि हमारा जो मैथ्स का एग्ज़ाम था वो लीक हुआ था और शायद इसीलिए ये रिकंडक्ट कराया जाएगा। एंड उसी साल जो CBSE बोर्ड है उसने 10th के लिए बोर्ड एग्जाम्स कंपलसरी किए थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन थैंकफुली
10th क्लास के लिए मैथ्स का एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराया गया, लेकिन क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम था उसको बच्चे देकर आ चुके हैं, लेकिन बाद में उसको कैंसिल डिक्लेयर करके रीटेस्ट जो है उसके लिए कंडक्ट किया गया। उसके बाद 2018 के अंदर ही रेलवे रिक्रूटमेंट के टेस्ट होते हैं एंड द सेम प्रोसीजर गोज अलोंग कम्स 2021, जहां पर रीट का पेपर REET विच इज अ टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, एग्जाम जो है उसको कैंसिल किया जाता है एंड जाते हैं हम 2022 पे, जहां पर RRB NTPC जो कि एक रेलवे रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो भी लीक हो जाता है एंड उसके बाद इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है। देन कम्स 2022, जहां पर गुजरात जूनियर क्लर्क के एग्जाम्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाता है इस लीक की वजह से। देन कम्स 2023, जहां पर जो उड़ीसा का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है OSSC, ये भी लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब एग्जाम होता ही नहीं है। देन 2023 सेम राजस्थान के अंदर सीनियर टीचिंग एग्जाम्स जो हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं ड्यू टू पेपर लीक और इसमें पूरा रैकेट पकड़ा जाता है। उसके बाद 2024 नीट यूजी का एग्जाम, रिमेंबर 2015 में भी यही एग्जाम था, इसका नाम चेंज कर नीट रख दिया गया था, पर ये नीट यूजी का एग्जाम दोबारा 2024 में लीक हो जाता है, जो कि अगेन एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, CBI जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करता है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चलता है। उसके बाद 2024 में ही UGC नेट का एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है एंड उसको कैंसिल किया जाता है एग्जाम से एक दिन पहले। नेक्स्ट इज 2024 में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होने थे, वो भी कैंसिल हो गए थे, जिससे कि टोटल 48 लाख स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट आया था। 2024 में ही बिहार टीचिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट थे वो भी लीक हो गए थे और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी। 2025 की बात करूं तो वहां पर मल्टीपल स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए, मतलब एक ही स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए थे और हर एक स्टेट में ये बात सुनने को आई थी कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया एंड फाइनली उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। 6 ऑनगोइंग प्रोटेस्ट जो चल रहा है नीट यूजी के अगेंस्ट में, नीट यूजी का भी पेपर लीक हुआ एंड ये तो ऐसा था कि बच्चे पेपर देकर आए हैं एंड नेक्स्ट डे बच्चों को पता चल रहा है कि नीट यूजी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है और अब वो बाद में होगा। तो उस बच्चे पे क्या बीती होगी जो पेपर देकर आया और उसको ये पता चलता है कि अब वो पेपर तो वैलिड ही नहीं था और अब उसको दोबारा से अपनी वो प्रिपरेशन शुरू करनी है, अपनी सारी मोटिवेशन गैदर करनी है। तो ये कुछ पेपर लीक्स थे, अभी तो मैंने आपको बहुत कम बताए हैं, या जो मेजर एग्जाम्स हम लोग जानते हैं उनके बारे में मैंने बताया है। ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट्स के हों, चाहे वो स्टेट रिक्रूटमेंट्स के हों, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट्स के हों, बोर्ड्स एग्जाम हो, हर एक एग्जाम जो है वो लीक होता है। आए दिन ये पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं हमारी। तो जब हमने ये सारा डेटा देखा तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि CBSE बोर्ड एग्जाम्स तो फिर भी एक या दो बार ही लीक हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीक्ड पेपर्स की, तो इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट हैं, चाहे वो किसी स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो टीचिंग के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट हो या मेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जो कि हमारी कंट्री में बहुत सिक्योरिटी और बहुत सेफ्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि उन एग्जाम्स पर हमारे यूथ की जो जॉब्स हैं या यूथ का जो फ्यूचर है वो टिका हुआ है। एक बच्चा अगर कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाएगा तो वो आगे जाके क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं जानते। लेकिन फिर भी रिपीटेडली ये जो एग्जाम्स हैं ये लीक होते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देता है इन चीज़ों के लिए। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो पेपर लीक्स की हिस्ट्री मैंने आपको बताई ये क्यों हो रही है, राइट? मतलब हमने देखा कि इतने सारे स्कैंडल्स हुए, 2006 में हुआ, देन 13 में हुआ, देन 15 में हुआ, देन 18 में हुआ, उसके बावजूद भी बार बार आज तक भी ये एग्जाम्स क्यों लीक होते चले जा रहे हैं और कोई भी इनके लिए अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहा।
तो सबसे पहला जो रीजन है वो है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हो, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स हो, बहुत ज्यादा मात्रा में जो स्टूडेंट्स हैं वो इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। 20 लाख, 30 लाख, इवन 50 लाख स्टूडेंट्स तक भी इन एग्जाम्स में जो है अपीयर होते हैं। ठीक है, अगर मैं यूपीएससी के डेटा की बात करूं तो हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। नीट के पेपर की बात की जाए तो 20 से 25 लाख लोग हैं जो हर साल जो एग्जाम, ऐसे ही मल्टीपल एग्जाम्स में बहुत भारी तादाद में बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम सिस्टम हमारा है, इतने सारे बच्चों को एग्जाम देना है, तो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्स कंडक्ट होने होते हैं। हर एक स्कूल कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है और वहां तक पेपर पहुंचाया जाता है, राइट। तो अब होता क्या है कि इतने सारे एग्जाम सेंटर्स होते हैं और हजारों शहर है हमारे पास, छोटे छोटे बहुत सारे शहर हैं जहां तक हमें वो पेपर पहुंचाने हैं, और अलग अलग स्टेट्स तक भी पहुंचाने हैं। एक स्टेट की बात नहीं हो रही कि भाई हिमाचल प्रदेश में ही पेपर हो रहा है और वहीं पर हमें पहुंचाना है, नहीं, हर एक स्टेट में हमें वो एग्जाम्स जो हैं, वो पेपर्स जो हैं पहुंचाने हैं। तो कहाँ कहाँ से ये पेपर होके निकलता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जो सेट करते हैं उनसे वो लोग के पास पेपर होता है। उसके बाद वो पेपर मॉडरेटर्स तक जाता है, देन वो पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रिंटर्स के पास। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज के पास जाता है जो कि अलग अलग जगह पर उसे ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज उसको स्टोरेज सेंटर्स में पहुंचाती हैं और स्टोरेज सेंटर से वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर के पास जाता है, एंड देन लास्टली एग्जाम सेंटर पर ये क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जाता है। अब इन स्टेप्स के बीच में ये पेपर जो है ये कहीं पर भी लीक हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 99.9% ऑफिसर्स जो हैं वो ऑनेस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ 0.1% जो लोग हैं यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर वो डिसऑनेस्ट हो सकते हैं और उनकी वजह से ये पेपर लीक हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रीजन जो हमारा आता है वो है ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जा, मतलब ऑफलाइन पेपर को हैंडल किया जा रहा है, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो हार्ड कॉपी में जो है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस में क्या हो रखा है कि क्वेश्चन पेपर जो क्रिएट करता है उसके पास भी क्वेश्चन पेपर है, फिर प्रिंटिंग प्रेस के पास है, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है, फिर एजेंट्स के पास है, और हर जगह पर ये जो पेपर है ये हार्ड कॉपी में जा रहा है, ना कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में जा रहा है। तो यहाँ पर पेपर जो है वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लीक हो सकता है और शायद हम में से किसी को पता भी ना चले। और ऐसा ही कुछ हमने देखा है अभी हाल फिलहाल नीट के एग्जाम में, हर बार होता है, लेकिन हम लोग पिछला भूल जाते हैं। अब जैसे 2024 में लीक हुआ था नीट यूजी का पेपर, तो हमें उसके बारे में कुछ याद ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन 2026 में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, आप उसमें ये सेम पैटर्न देख सकते हो। जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी ऐसे ही लोग हैं जो मीडिएटर्स हैं, जिनको क्वेश्चन पेपर को आगे हैंड ओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। कोचिंग सेंटर्स के जो ओनर्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व निकले हैं, राइट। तो हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी जरूर होती है जहां से वो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो वो है करप्शन नेटवर्क्स। अब ये करप्शन नेटवर्क्स किस तरीके से काम करते हैं, देखिए, तो एक कोई करप्ट ऑफिसर होगा, मैंने आपको बोला कि 99.9% चांसेस है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स ही होते हैं, लेकिन कोई 0.1% भी अगर ऐसा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है जो कि करप्ट है, तो वो क्या करेगा, वो करप्ट ऑफिसर पेपर को अपने पास रखेगा या पेपर की कॉपी निकालेगा। उसके बाद वो एक मिडल मैन को ढूंढेगा, देन वो कोचिंग एजेंट्स के पास जाएगा और कोचिंग एजेंट्स बच्चों तक वो पेपर पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर एक लूप होल ये भी है कि बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उनको लगता है कि लाइफ में एक ही चांस मिला है और इसको हमें हुक और बाय क्रुक कंप्लीट करना ही है, तो वो गलत रास्ता चूज करते हैं एंड वो इन पेपर्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट स्टेज तो कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट पेपर को परचेज नहीं करेगा तो फिर चाहे कोई भी करप्ट ऑफिसर क्यों ना हो, वो पेपर को लीक कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं कि पेपर मिल जाए हमें कहीं ना कहीं से, तो जो करप्ट ऑफिसर्स हैं या जो मिडलमैन है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जो पेपर है उसको लीक कर सके और हमें प्रॉफिट हो सके, हमें पैसा मिल सके। ठीक है, देन द फोर्थ रीजन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, देखो होता क्या है बेसिकली,
पेपर लीक होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि पेपर लीक होने के जस्ट बाद से तो कोई इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। पेपर एक बार लीक हो गया तो जब तक स्टूडेंट सड़कों पे नहीं आ जाएंगे, जब तक यूथ प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिठाने की बात करता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जो है मीडिया में बहुत सारी उसकी न्यूज़ चलाई जाती है। बहुत मतलब सारे न्यूज़ चैनल्स पूरा दिन उन्हीं चीज़ों के बारे में न्यूज़ चलाते हैं। धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो धीरे धीरे न्यूज़ जो है वो शांत होने लग जाती है। एंड जो सिस्टम है वो थोड़े से चेंजेस ऑफर कर देता है हम हमारे जैसे यूथ को, कि जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है वो आकर बोल दे कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ठीक करी जाएगी, दिस इज द इम्प्रूवमेंट विच इज मेड बाय अस। और जो यूथ है वो शांत हो जाता है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये सारी न्यूज़ चलाना बंद कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट वो जो केस था वो भी सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहता है, और हमें एंड रिजल्ट पता ही नहीं चलता। बच्चे भी जाकर रीटेस्ट देकर आ जाते हैं एंड द थिंग्स आर सॉर्टेड, और सब लोग भूल जाते हैं उन बातों को, ठीक है। तो ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है कि एंड रिजल्ट हमें नहीं पता चलता। जैसे कि अगर मैंने बताया कि जो 2006 में पेपर लीक हुआ था उसका केस आज तक भी चल रहा है, तो हम सब भूले बैठे हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा केस भी हुआ था और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, और इवन हमें पता भी नहीं चलता कि उसका एंड रिजल्ट जो था वो क्या निकला। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में, तो वो है हाई कंपटीशन। तो इसका एग्जांपल अभी मैंने दिया। हाई कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए 20 लाख बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 20,000 हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि उन 20,000 सीट्स में आने के लिए या उन 20,000 रैंक्स में आने के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको चाहिए कि वो हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका सही है चाहे वो तरीका गलत है, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर ज़रूर करें, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग जो है इस पेपर लीक के स्कैम में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट दे करके पेपर को खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है देखो कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वो 20,000 सीट्स ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर उन 20,000 सीट्स में से भी सिर्फ 10,000 बच्चे पास होंगे और बाकी 10,000 वैकेंसीज रहेंगी, फिर भी स्टूडेंट्स को चांस नहीं दिया जाता है, तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 1% या फिर 0.5% होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और इतने इतने सारे लोग इन गवर्नमेंट एग्जाम्स पर डिपेंडेंट हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, है ना। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि वो डेस्परेट हो जाते हैं और वो इन पेपर स्कैंडल्स के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत ही फेमस इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रेशर कुकर इफेक्ट। अब ये प्रेशर कुकर इफेक्ट क्या है, देखिए जब भी कोई एक बच्चा जब भी 11th या 12th में आ जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ सपने देखना शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा या हमारा जो बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, और धीरे धीरे करके बच्चों का जो माइंड है वो भी उसी तरफ चला जाता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो बच्चा वहीं से तैयारी करना स्टार्ट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे के ऊपर जो है प्रेशर डालते हैं कि हाँ भाई तुझे करना है तुझे करना है। एंड बच्चे के ऊपर भी क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर हो जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर हो जाता है कि भाई मेरे माँ बाप ने इतना मेरे पर पैसा खर्च किया तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। एंड एक मन में ना डर बैठ जाता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत करी और कुछ नहीं हुआ तो, है ना। फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो फेलियर का डर बच्चों के मन में बैठ जाता है एंड एज अ रिजल्ट वो गलत या सही को समझ नहीं पाते हैं एंड वो इस स्कैंडल के अंदर फंस जाते हैं। जो बच्चे नहीं फंसते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेट ऑफ माइंड से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं एंड उस डेस्परेशन में वो इस स्कैम का पार्ट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो एट द एंड ये जो पेपर लीक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक टायर का फेलियर नहीं है या फिर एक सिंगल बॉडी का फेलियर नहीं है, ये एक पूरा चेन है जिसमें कि 5 से 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है और हर एक स्टेप पर कोई ना कोई ऐसा करप्ट पर्सन होता है जिसकी वजह से ये पेपर लीक्स होते हैं। तो केवल और केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री के सुधार करने से या फिर पेपर का पैटर्न चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें हर एक जगह पर सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हर एक स्टेप पर सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हार्ड कॉपी में पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं या हम हार्ड कॉपी में
पेपर्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो वहां पर हमें डबल एंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो ये जो पेपर हैंडलिंग का जो प्रोसेस है, हो सकता है कि हम इसको भी चेंज करें, या फिर हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। एंड क्योंकि इन सब की वजह से हमारे देश का यूथ बहुत परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। ना तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी। मेरे जैसी बहुत सारी टीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स लगना चाहती हैं, लेकिन इन कॉन्टिन्यूस पेपर लीक्स के बाद शायद वो लोग भी इन चीज़ों को करने में अनसक्सेसफुल रहे हों। ठीक है, तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, रेलवे में जॉब्स नहीं हैं, और मल्टीपल मल्टीपल इश्यूज हैं। ठीक है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो 8-8 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, और उनके हाथ क्या लगता है, पेपर लीक्स। एक बच्चा जो अभी 12th से निकला है, और वो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा था कि वो उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले, डॉक्टर बनना चाहता था, उसका जब पेपर लीक हो जाता है और उसको पता चलता है कि वो जो पेपर देकर आया है उसको वो पेपर दोबारा देना है। कई बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली, वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते। एंड रिपोर्टेडली हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे इन पेपर लीक्स के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। कोई ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन येस वी नो कि बच्चा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है। एंड कई कई बच्चे होते हैं जो सुसाइड नोट्स में ये चीज़ें लिख कर जाते हैं कि हमसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो यूथ है उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी, सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। हम अपने इंडिया को एक बेस्ट कंट्री तभी बना पाएंगे जब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। एंड एज अ टीचर मुझे पता है कि एक बच्चा कितना डीमोटिवेटेड फील करता है। मेरे पास रोज़ 40 से 50 बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन्स में आते हैं, एंड वो सब जब मुझसे ये सारी बातें करते हैं तो मैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। जबकि मुझे भी पता है कि ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ही मुश्किल बात है। हमें हर एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, धरनों पे बैठना पड़ता है, तब जाके हमारी उन सारी बातों की सुनवाई की जाती है। लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऑनलाइन टीचर्स इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं चीज़ों को लेकर, उन इशूज़ को उठाते हैं, तब जाके कहीं हमें कोई अकाउंटेबिलिटी मिलती है। और रीटेस्ट तो हमें देना ही देना है। ठीक है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते कि भाई पेपर लीक हुआ था उसमें हमारी तो गलती नहीं थी ना, तो रीटेस्ट क्यों लेना है। बट एक बच्चे को रीटेस्ट देना ही पड़ता है एट लास्ट। तो सिस्टम में कोई सुधार आए या ना आए, लेकिन बच्चे का जो मोटिवेशन है वो पूरी तरीके से किल हो जाता है। यस, बहुत सारी इस चर्चा के बाद या बहुत सारा सोचने के बाद मैंने जो है इस वीडियो को बनाया है। एंड यस, अगर आपको भी कुछ पॉइंट्स वैलिड लग रहे हो, या आपको लगता हो कि यस मुझे और भी कुछ डिस्कस करना चाहिए था इस वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एंड आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर सकूं, जो भी कुछ गलत हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, मैं एज अ टीचर उसके लिए आवाज़ उठा सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली पहुंच पाएँ। एंड येस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है इस पूरे स्कैम या इस पूरे स्कैंडल के बारे में। एंड यस, जो भी अगर बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो बेटा प्लीज़ आप लोग जो है वो अपनी मोटिवेशन डाउन मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए। क्योंकि देखो कुछ भी हो, हमें अपना करियर तो बनाना है, हमें अपनी लाइफ तो बनानी है। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। बस हम सब इसी उम्मीद में रोज़ सुबह उठते हैं और अपने अपने करियर्स को परस्यू करने में लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी निराश मत होइए, और धीरे धीरे करके अपने आप को कलेक्ट करना शुरू कीजिए, गैदर करना स्टार्ट करिए, एंड बहुत सारी मेहनत करना शुरू कीजिए।